नमस्कार दोस्तों, ओस्टियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार चौधरी। ये कांग्रेस को क्या बीमारी लग गई है? आम तौर पर हम लोग ये देखते थे कि जो फॉरेन अफेयर्स के मामले होते थे, उनमें कोई भी विपक्षी दल टिप्पणियां नहीं करता था, कोई एडवर्स कमेंट नहीं करता था। जब भी हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा पर होता था, किसी समिट में जाता था, वहां जो बोलता था, उसको पूरे भारत का एक पक्ष माना जाता था। और अगर किसी विदेशी शासक ने कोई टिप्पणी कर भी दी है, तो उस पर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसमें सवाल खड़े नहीं किए जाते थे। लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी में, यानी चीजों को समझे बिना और चीजों को मैच्योर हुए बिना ही टिप्पणियां कर दी जाती हैं। और जो कहते हैं ना कि प्याले में तूफान लाने वाली जो एक हसरत होती है कि जल्दी से जल्दी स्कोर किया जाए और मोदी जी को किसी तरीके से कंट्रोवर्सी में घसीटा जाए। ये हमने कई अवसरों पर देखा है, जब बहुत संवेदनशील मामले थे, तब भी इस तरह की हिमाकतें की गई। अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें, तो उड़ी के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुआ, या अभी हाल में पहलगाम के बाद जब 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, 10-11 एयरबेस को तबाह कर दिया गया, उनके रडार, उनका एयर डिफेंस सिस्टम, वो सब तबाह किया गया, तब भी बहुत ऐसी टिप्पणियां की गई जो अवांछित थी। डोकलाम के समय भी हमने यही देखा, गलवान घाटी में जो घटना हुई थी, तब भी यही देखा। और अभी पाकिस्तान के घटनाक्रम पर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ टिप्पणियां की, उसके बाद से तो कांग्रेस का पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम, वो हमलावर हो गया और इसको हमारी विदेश नीति की विफलता निरूपित करने की कोशिश करने लगा। वो कहते हैं कि 100 सुनार की, एक लोहार की, और इसी के लिए नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। उन्होंने जो कुछ किया है 35 मिनट की डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में, और ये बातचीत का इनिशिएट जो है वो ट्रंप की तरफ से हुआ था। उन्होंने फोन पर मोदी से बात करने की इच्छा व्यक्त की, बातचीत हुई, लेकिन मोदी जी ने जो कुछ कहा, सीज फायर रुकवाने का जो श्रेय ले रहे थे, मध्यस्थता की जो पेशकश की थी, और ट्रेड की धमकी दी, इसलिए भारत और पाकिस्तान तैयार हो गए, उसको लेकर के मोदी जी ने एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को खरी खरी सुना दी कि भैया, हमने कब आपको मध्यस्थता के लिए कहा था? इस दौरान आपकी हमारी कोई बातचीत ही नहीं हुई और ट्रेड पर भी कोई बात नहीं हुई, तो आप क्यों लंबी लंबी फेंक रहे हैं? इसके बाद जितने लोग ये हवा बना रहे थे, इन सबके चेहरे देखने लायक हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ लेते हैं और जोड़ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से धीरेन्द्र पुंडी। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और लखनऊ से वीरेंद्र नाथ भट्ट। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार। धीरेन्द्र जी, आपके पास ही आता हूं। पहले ये बताइए कि फॉरेन पॉलिसीज को लेकर के आमतौर पर तो टिप्पणियां नहीं होती थी, ऐसी भी क्या जल्दबाजी है? और मुझे तो ध्यान है, जब 2013 सितंबर में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया भारतीय जनता पार्टी और बाद में एनडीए ने, तो यही सलमान खुर्शीद कह रहे थे कि अरे ये तो कूप मंडूक हैं, ये तो गुजरात के बाहर जानते ही क्या हैं,
आज नरेंद्र मोदी की जो वैदेशिक नीति है और जो आक्रामक वैदेशिक नीति है, उसके तो सब कायल हैं। खुद वो जो 7 डेलीगेशन भेजे गए थे, उसका एक हिस्सा थे सलमान खुर्शीद, और वो जो गवर्नमेंट का पक्ष है, उसको बहुत ठीक तरीके से विदेशों में रख रहे थे। तो ये जो कांग्रेस है, ये अपनी किरकिरी कराने पर क्यों आमादा है, और मोदी विरोध में क्या कुछ जो एक वर्जनाएं होती हैं पॉलिटिक्स की, कूटनीति की, उनको भी उठा करके कांग्रेस ने ताक पर रख दिया है। नमस्कार सर। अगर हम लोग ये देखें कि आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा चुनाव के बाद 2019 के बाद कांग्रेस के रुख में बदलाव दिखाई देगा, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि सत्ता उसके हाथ में है, 19 में नहीं तो 24 में तो आ ही जाएगी। तो लिहाजा चूंकि जब वो नहीं मिली, उसके बाद उन्होंने हर तरफ उनको ये समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि किस तरफ उनको अटैक करना है। कई बार क्या होता है कि जब आप अंधेरे कमरे में हैं और अगर आपको रोशनी नहीं मिल रही है तो आप इधर उधर हाथ पटकने लगते हैं, कई बार रोशनी का स्विच ढूंढने की कोशिश करते हैं, भले ही उस कमरे में कितना भी खतरा क्यों ना हो। उसी तरह से विदेश नीति एक ऐसा कमरा था जहां ये तय किया जाता था कि जो भी सरकार है, क्योंकि देखिए सरकार के पास वो रीच होती है, जो सूचनाओं की रीच होती है, जो भारत के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हैं किसी भी राष्ट्र के जो होते हैं, चाहे हमारी खुफिया एजेंसी जो बाहर काम करती है, विदेशों में काम करती हो, चाहे इंटरनल एजेंसीज हो, इसके अलावा हमारे जो अलग अलग देशों में राजनयिक मिशन होते हैं, तमाम चीजों से जो जानकारियां आपके पास आती हैं वो सरकार के पास होती हैं, जो हाईली कॉन्फिडेंशियल होती है। उनको कोई भी या पीएम या उसके आसपास इस तरह की सूचनाएं होती है, उससे बाहर जिनकी जरूरत है वो नहीं जाती हैं। लिहाजा जो ये एक आम सहमति थी जब से देश आजाद हुआ था कि जो विदेश नीति होगी उसमें जो सरकार का फैसला होगा उसी पर बाकी तमाम लोग जो है उसको फॉलो करेंगे, और देश की इंटरनल पॉलिटिक्स में उस पर बात नहीं होगी। अगर होगी तो वो संसद में बात हो सकती है। लेकिन कांग्रेस ने अगर हम लोग देखते हैं तो उसके बाद उन्हें लगा कि शायद ये वो जगह है, क्योंकि वो ये जानते हैं इतने लंबे सत्ता में रहने के बाद कि कोई भी सरकार वहां होगी तो वो जो प्रतिज्ञान लेती है, जो शपथ लेती है, आपको याद होगा कि जब तक मैं ऐसा करना विधि के मुताबिक ना हो, मतलब किसी को और इस के बारे में जानकारी देना जरूरी ना हो, तब तक वो जो है पूरी तरह से उसको गुप्त रखेंगे। इतनी बार शपथ ले चुकी है कांग्रेस, तो उसको लग रहा है कि अब विदेश नीति एक ऐसी जगह है जहां जाके वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर अपना जो है जो आने वाली राजनीति है उसकी सीढ़ी बना सकती है, क्योंकि उसको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी हो या कोई भी हो, वो एक लेवल से ज्यादा इस पर कोई रहस्योद्घाटन नहीं करेगा। लिहाजा कांग्रेस अब उसका उस एक जो अनरिटन पैक्ट है बट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है कि सरकार अब विदेश नीति को खुद से तय करती है और उस पर पूरा देश एक मत होता है, उससे हटती हुई दिखाई दे रही है। आप देख रहे होंगे बार बार वो ये अब भी ये कह रहे हैं कि विशेष अधिवेशन, जबकि कुछ ही दिन बाद मानसून सीजन शुरू होने वाला है। तो एक तरह से मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस अपनी प्राथमिकताओं को अब राजनीति के पार देखने की कतई भी न कोशिश कर रही है और ना ही वो इस स्थिति में रह गई है। मुझे लगता है उसकी जो नई लीडरशिप है उसके पास जयराम रमेश जैसे जो बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत बड़े चिंतक हैं, जो बहुत बड़े वो हैं जो विचारक हैं, मुझे लगता है कि, और वो 2011 के अपने नेता एस एम कृष्णा से पूरी तरह से प्रभावित हैं। उनको, हालांकि एस एम कृष्णा बाद में बीजेपी में आ गए थे क्योंकि वो लॉन्ड्री में धुल के साफ हो गए थे बीजेपी की, लेकिन एस एम कृष्णा के उस बयान को जो उन्होंने पुर्तगाल के मंत्री का मुझे लगता है पढ़ दिया था, जहां तक याद आता है, उसी तरह आज उन्होंने ये कोशिश की और फिर अटैक किया। तो मुझे लगता है कांग्रेस अपनी प्राथमिकताएं, अपने ऑब्जेक्टिव्स जो उसको हासिल करना, वो उन तमाम चीजों से बिखरी हुई एक पार्टी दिख रही है जो सिर्फ एक व्यक्ति को खुश करने के लिए, यानी अपने लीडर को, जो राहुल गांधी हैं, चूंकि वो नरेंद्र सरेंडर जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा उनके पास जो मीडिया उनका ग्रुप है वो पूरी तरह से उस भाषा का इस्तेमाल करना चाहता है और ज्यादा आक्रामक होना चाहता है, इंतजार नहीं करना चाहता। यहां तक कि विदेश नीति जैसे सेंसिटिव इशू पर भी वो इस पर सरकार को घेरने की कोशिश करता है। उसका कारण सिर्फ यही है
कि उनके पास कोई लंबा लक्ष्य नहीं है। वो किसी भी तरह मोदी के राष्ट्रवाद को, जो मोदी राष्ट्रवाद पर की उसकी पिच पर उनको सबसे बेहतरीन, बल्कि हिंदुस्तानी भाषा में कहा जाए तो वो डॉन ब्रेडमैन की तरह दिखाई देते हैं, सचिन तेंदुलकर की तरह दिखाई देते हैं उस पिच पर। वो उसी पर उनको आउट करने के लिए वो मैच ही नहीं खेलना चाहती, वो पिच उजाड़ देने तक की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है यही एक कारण है कि कांग्रेस इस तरह की जो है हरकतें वो कर रही। भट्ट साहब, क्या अमेरिका ये सोच करके अपने दोस्त तय करेगा, या ये सोच करके किससे मीटिंग करनी है, किससे मीटिंग नहीं करनी है, किसको भोजन पर बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, ये सोच करके तय करेगा कि भारत को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, या किसी थर्ड कंट्री को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, या वो अपने हिसाब से अपने गेस्ट तय करेगा? अगर आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया है या नहीं भी बुलाया है, और वो वाशिंगटन पहुंचे और जाकर के होटल में ठहरे हुए थे 3-4 दिन से, और अभी जब वो शॉर्टकट करके अपना कनाडा का विजिट वाशिंगटन लौटे, तो उनको बुला लिया कि आप आइए और आपके साथ चर्चा करेंगे, खाना भी खाएंगे, तो इसको लेकर के भी हमारे देश में अब पॉलिटिक्स होगी। क्या पता है अमेरिका के कौन से हित हैं जिनके चलते वो पाकिस्तानी आर्मी के फील्ड मार्शल को बुला करके बात कर रहे हैं। उनके पाकिस्तान में एसेट्स रखे हुए हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता हो सकती है। ईरान इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, वहां पाकिस्तान की जरूरत पड़ सकती है। यानी पाकिस्तान का जो जमीन है, वहां से अमेरिका हो सकता है कुछ कार्रवाइयों को अंजाम दे। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसमें भी अब ये मोदी जी को घसीट रहे हैं, मोदी सरकार को घसीट रहे हैं, विदेश नीति को फेल बता रहे हैं। ये क्या है? कांग्रेस जितनी गंदगी कर सकती है वो कर रही है। एक मोटी बात केवल ये है कि नरेंद्र मोदी को 11 साल पूरे हो गए एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और 11 साल में कांग्रेस एक पॉलिटिकल इडियम, पॉलिटिकल मुहावरा, पॉलिटिकल नारा नहीं विकसित कर पाई कि उसको नरेंद्र मोदी से लड़ना किस मुद्दे पर है। वो रोज नए मुद्दे को लेके आ जाते हैं, रोज गाली देते हैं, रोज जो है बाल में खाल निकालते हैं, रोज खिल्ली उड़ाते हैं, रोज माहौल बनाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी केवल तय कर लिया है कि वो अपना काम करेंगे, वो अपने काम से जवाब देंगे। और 24 अप्रैल को 22 अप्रैल को हमला हुआ पहलगाम का, उसमें 26 लोग मारे गए। 24 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर ने बहुत साफ कहा पटना की रैली में, वो बिहार की रैली में, मुझे जिले का नाम याद नहीं आ रहा है, कि मधुबनी, we will track, we will identify, we will track and we will punish the perpetrators। और हम आतंकवादियों को पनाह और समर्थन देने वाली सरकार में कोई अंतर नहीं मानेंगे। और ये बात 24 अप्रैल को कही थी, और 13वें दिन 6-7 मई की रात को प्राइम मिनिस्टर ने करके दिखा दिया। और उसके बाद जो है 9-10 मई की रात को हुआ। उसके बाद और डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन को बताया कि हम आपके टेरर टारगेट को अटैक करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा कि एस जयशंकर जो है पाकिस्तान का मुखबिर है। फिर क्या कहा कि एस जयशंकर नहीं है, ये जे जयशंकर है, ये जयचंद है। गंदगी फैलाई, उसके बाद भूल गए, फिर अगली गंदगी में बढ़ गए। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार की अब जड़ें पकड़ ली हैं। अगर ये सरकार जड़ें पकड़ लेगी तो फिर तो हमारा भविष्य जो है एकदम अंधकार में है। दिल्ली की एक बहुत मशहूर सीनियर जर्नलिस्ट है, नाउ अराउंड 75 इयर्स ऑफ एज, नीरजा चौधरी की एक पुस्तक है, हाउ द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। उन्होंने उस समय लिखा है कि जनता पार्टी को गिराने के लिए कैसे कैसे जो है षड्यंत्र किए गए, और उसमें एक गाजियाबाद के नेता केसी त्यागी का नाम भी है। ये भी जो है जगजीवन राम के बेटे को बदनाम करने के अभियान में शामिल थे। और जो उस समय जो बाद में डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो बने और यूपी के गवर्नर बने, टीवी राजेश्वर, कैसे उन्होंने जनता पार्टी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र किया और सरकार को गिराया। टीवी राजेश्वर तो बंगाल के भी गवर्नर रहे 96 में, मायावती की सरकार 2007 से 12 में
यूपी के भी गवर्नर रहे, उनकी बेटी निरुपमा राव भारत की विदेश सचिव रह चुकी हैं। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस का इकोसिस्टम कितना मजबूत था। तो कांग्रेस को केवल ये है, वो चाहे चौधरी चरण सिंह हो, वो चाहे चंद्रशेखर जी हो, या देवगौड़ा हो, या गुजराल हो, इन चारों को किस तरीके से अपमानित किया, परेशान किया, ये सब इतिहास लोग जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता को सोनिया गांधी ने अपमानित करने के लिए क्या क्या नहीं किया। वो बंगारू लक्ष्मण बीजेपी के अध्यक्ष को कैसे फंसाया गया 5 लाख रुपए की रिश्वत देकर के, जो जो तहलका वाला कांड हुआ, वो बाद में मुहावरा बना दिया कांग्रेस ने कि मैंने उनको 5 लाख बंगारू दिए हैं, रुपया नहीं कहते थे। तो ये सब वो कर चुके हैं। तो ये जो आपका लुटियन दिल्ली है, लुटियन दिल्ली का जो एलीट क्लास है, जो अभिजात वर्ग है, ये नेहरू के समय से लेकर के 2014 तक बड़े आराम में था। 5 स्टार जीवन था, साल में 6 बार विदेश घूमते थे, विदेश तमाम एनजीओ चल रहे थे, विदेशों से पैसा आ रहा था। मणिशंकर अय्यर जो हमारे जो केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे हैं और जो नरेंद्र मोदी को गाली देने में सबसे आगे हैं, उनकी बेटी का जो एनजीओ है सीपीएस, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, उसको अब तक कई 100 करोड़ रुपए की ग्रांट मिल चुकी है। उसको होम मिनिस्ट्री ने जो है एफसीआरए एक्ट में ब्रांड के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। तो ये सब लोग बहुत नाराज हैं। तो ये सब जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बैठने वाले, जिमखाना क्लब में बैठने वाले जो दिल्ली के एलीट लोग थे, और जो दुनिया को अंग्रेजी में बताते थे रामायण क्या होती है, महाभारत क्या होता है, भगवत गीता क्या होती है, वेद क्या होते हैं, ये लोग अंग्रेजी में बताया करते थे, ये सब लोग अब बेरोजगार हो गए हैं। तो नरेंद्र मोदी के समय दिल्ली में जिन लोगों ने 3 पीढ़ियों तक जो है वीआईपी स्टेटस भोगा है, जो टाइप 7 और टाइप 8 के बंगलों में रहे हैं, और जो छोटे लोग थे वो टाइप 4 टाइप 5 में रहे हैं, सबको जो है बाहर कर दिया गया है अब, और ना ही वो ग्रांट मिलती है। और उसमें मीडिया भी शामिल है। एक बड़ा अखबार है, मैगजीन है, उसका टीवी चैनल भी है। उसके तो मालिक ने प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में मंच से कहा कि साहब आपने तो हमारी दुकान ही बंद कर दी। तो ये सारा जो और मैं तो पिछले 40 साल का इतिहास जानता हूँ, जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, सरकार में इनका क्या इन्फ्लुएंस था, क्या दखल था। और आपने राडिया टेप के बारे में सुना होगा, किस तरीके से एक महान टीवी जर्नलिस्ट महिला थी, वो ये तय करती थी कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कौन सा ठेका किस कंपनी को मिलेगा। और एक बहुत बड़ी मैगजीन थी आउटलुक में, जो संपादक थे विनोद मेहता ने वो सारा जो राडिया टेप था उसको छाप भी दिया था उस मैगजीन में। तो उसको फिर एक बड़े टीवी चैनल ने उनको हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया था। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है, और अब इसमें कांग्रेस के अंदर बड़ी संख्या में वामपंथी घुस गए हैं, जो कुछ भी हो सकते हैं, भारत के दोस्त नहीं हो सकते। और जो राहुल गांधी की भाषा है, वो कहीं से आपको दिखती है कि वो भारतीय हैं। प्रियंका गांधी को बहुत कष्ट होता है गाजा को लेकर के, और रफा को लेकर के, और खान यूनुस को लेकर के, और फिलिस्तीनियों को लेकर के। क्या कभी उन्होंने भारत के हिंदुओं के बारे में कभी कोई बात कही है? तो कांग्रेस जो कर रही है वो केवल यही है कि नरेंद्र मोदी जड़ पकड़ते जा रहे हैं, और लगातार हर मोर्चे पे ये सफलता मिल रही है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के बाहर ले आए हैं। इकोनॉमी जो 10वें नंबर पे थी वो 4थे पे आ गई है। 27 आते आते वो के अंत में वो 30वें पे आ जाएगी। और मैक्रो इकोनॉमिक जो झटके आए हैं, जो कोविड आया है, सरकार ने खुद भी जो है झटके कम नहीं दिए हैं, जीएसटी लागू किया, नोटबंदी किया, उसके बावजूद इंडियन इकोनॉमी 7% के हिसाब से ग्रो कर रही है। और ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम के हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, राहुल गांधी खबरों से बाहर हो गए हैं। राहुल गांधी अपना गाली देते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की इतनी दुश्मनी के बावजूद, इतनी हॉस्टिलिटी के बावजूद, कांग्रेस के लोगों को ही जो 33 देशों में भारत के डेलीगेशन गए, उसमें शामिल किया सलमान खुर्शीद को, आनंद शर्मा को, मनीष तिवारी को, शशि थरूर को। और उन लोगों ने जाकर के जिस तरीके से भारत का केस दुनिया के सामने रखा, तो ये भारतीय लोकतंत्र का बाई पार्टीजनशिप का जो शानदार उदाहरण सरकार ने पेश किया। बाई पार्टीजनशिप यानी जहां पे राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर जहां पक्ष और विपक्ष एक ही मंच पे आते हैं, ये किया गया इतनी दुश्मनी के बावजूद। तो राहुल गांधी को पूछा भी नहीं गया, खड़गे को पूछा भी नहीं गया कि भैया तुम डेलीगेशन में आओगे। तो अब उनके लिए बड़ी समस्या है कि कैसे जो है
राजनीतिक विमर्श में जो युद्ध हम कैसे दिखें कि हम ही लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी से, अब उनके लिए युद्ध में बने रहना कि हम युद्ध में बने हुए हैं, ये दिखाई रहना भी मुश्किल हो गया है। अब तो हालत ये हो गई है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को रोज 4 या 5 विज्ञप्तियां ये जारी करनी पड़ती हैं कि कांग्रेस की ये ट्वीट फेक है, जी मिसलीडिंग है, जी सरासर झूठ है, आधारहीन है। अब आज जयराम रमेश को माफी मांगनी पड़ी है कि साहब ये हमारी ट्वीट गलत थी। जो अमेरिका ट्रंप के साथ कर रहा है, अमेरिका वही करेगा जो वो 40 साल से कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का प्रॉक्सी स्टेट है, वो अमेरिका का चिंटू है, अमेरिका का वो क्लाइंट है, अमेरिकी पैसे पे वो पल रहा है। 1979 में जब अफगानिस्तान में सोवियत रूस की सेना ने इन्वेजन किया था, तब से अब तक पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन से ज्यादा की एड मिल चुकी है। वहां के सीधे तौर पर वहां के नेताओं ने मौज मारी है जी। सीधे तौर पर अगर कहें तो पैसा फेंक तमाशा देख। नहीं, और एक बात और, वो जितना भी पाकिस्तान पाकिस्तान पैसा फेंकता है मैं उतना वो मुजरा दिखा देता है। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की भारत आगे बढ़े। और एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने अभी पिछले महीने इसी महीने इंटरव्यू दिए हैं, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, कि अमेरिका इस समय भारत को थ्रेट मानता है। और मई के महीने में अमेरिकन कॉमर्स सेक्रेटरी ने दिल्ली में आके कहा कि हम एक और चाइना नहीं बनने देंगे। तो यूरोप को और अमेरिका को इस बात से बहुत परेशानी हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारतीय हथियारों का सिक्का दुनिया में जम गया है, जो चीज हम बनाते हैं 10 लाख डॉलर में, वो आज इंडिया दुनिया को $50,000 में दे रहा है। $4,000 के ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिका $10 लाख की मिसाइल का इस्तेमाल करता है और भारतीय सेना ₹500 की गोली से उसे गिरा देती है। तो ये सब उनके लिए बहुत चिंता की बात है। उनके लिए एक बार जरा धीरेन जी को जोड़ लेते हैं, धीरेन जी को जाना होगा। धीरेन जी, ये जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 2014 में चलो मनमोहन सरकार के खिलाफ एक बहुत गुस्सा था लोगों में, भ्रष्टाचार को लेकर, मुद्रास्फीति की दर को लेकर, तमाम दूसरे काले कारनामे हुए, कुशासन था, शायद 2019 में फिर हमारी वापसी हो जाएगी, तब भी नहीं हुई। उसके बाद इनका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ा। 2024 में तो पक्के तौर पर इनको यकीन था कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद मोदी की विदाई हो जाएगी, हम ही आ जाएंगे, नहीं हुआ। तो ये फ्रस्ट्रेशन का लेवल और बढ़ रहा है, बजाय इसके कि आप आत्म मंथन करो कि जनता आपको वापस क्यों नहीं ला रही है और मोदी को ही बार बार क्यों चुन रही है। ये लोग क्या हर उपलब्धि में एक फेलियर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यहाँ अगर थोड़ी सी कालिक मोदी के ऊपर फेंकी जाए तो शायद कुछ दाग लग जाएं। अब केवल इसी उम्मीद में लगातार फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है पब्लिक को। देखिए, अगर आप कांग्रेस को देखेंगे, कांग्रेस के बारे में हम लोग अगर ढूंढने की कोशिश करें तो कांग्रेस लगातार अपनी रणनीति 2014 के बाद से बदलती रही है। उसने बहुत बार कोशिश की कि शुरुआत में जिस तरह आपने देखा कि 2014 से 2019 तक उनको ये यकीन था कि ठीक है, एक बार सत्ता चली गई है तो वापस आ जाएगी, कोई ऐसी चीज नहीं, कांग्रेस ही इस देश की वास्तविक उत्तराधिकारी है, इस देश की जनता इस देश का फैसला नहीं लेती है, बस वो कांग्रेस को थोड़े समय के लिए बाहर भेज देती है और बाकी फिर वापस बुला लेती है, ये उनके जहन में था। लेकिन जब वापसी हुई और पहले से ज्यादा सीटों के साथ वापसी हुई तो आपने देखा होगा कांग्रेस की लीडरशिप में एक तरह का विभ्रम आना शुरू हो गया। वो एक तरह का जो कोहेरेंस होता है उससे खोने लगी, वो अलग अलग तरह के फैसले लेने लगी, अलग अलग तरीके से उसने बिहेव करना शुरू किया। आपने देखा होगा चुनाव से पहले जब वहां गुजरात में चुनाव हो रहे थे तो राहुल गांधी को ये यकीन हो गया था कि वहां सरकार लौट रही है, जहां वो पहली बार दत्तात्रेय भी बने, सब चीजें बनी, मतलब मंदिरों में दर्शन करने शुरू हुए। और वो आप पहले की अगर देखते तो उससे 2014 से पहले के रुख से बिल्कुल अलग कांग्रेस दिख रही थी। उसने उस वक्त ये कोशिश की, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया। अचानक फिर राहुल गांधी, आपको याद होगा, किसानों के साथ पहुंचने लगे, उनके घरों पर जाने लगे, उनके साथ अलग अलग जगह ढूंढने लगे, ये भी फिर फेल हो गया।
ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हुआ। उसके बाद वो ये समझ गए कि क्योंकि बीजेपी की ताकत बहुत ताकत, उन्होंने जब तीसरे दौर में देखा तो दूसरा दौर चूंकि मोदी का दौर था, वो तीसरे दौर में फिर मोदी के ऊपर सीधे तौर पर अटैक करने पर आए। और राहुल गांधी को लगा कि जैसे मुझे याद आता है, मुझे उस तरह जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए, 1857 की क्रांति के बाद बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स ने, जिहादी जो माइंड सेट था, उसने ये कोशिश की थी कि चूंकि हार का कारण दीन में कमी आई है, लिहाजा हमको वापस जाके दीन को ठीक करना है। तो उन्होंने देवबंद बनाया, दारुल उलूम बना दिया। इसी तरह से अगर हम ये देखें कि जब कांग्रेस ने हार लगातार देख ली, तीसरी बार देख ली, तो उन्होंने कहा शायद प्रधानमंत्री मोदी पे हमले में कमी है, हमारा जो सॉफ्टनेस है वो जो है प्रधानमंत्री को ताकत दे रहा है। ये बात राहुल गांधी को मुझे लगता है पर्सनली फील हो रही थी, इसीलिए वो तू तड़ाक की भाषा को जो 2019 के बाद उन्होंने शुरू तो कर दी थी 2021 के समय से, लेकिन उसको वो एकदम पूरी रवानी पर ले आए, जैसे उसमें मास्टरी हासिल की। और उन्होंने जो लेफ्ट का छोड़ा हुआ स्पेस था, जिस तरह से लेफ्ट खत्म हो रहा था और भारतीय राजनीति में अपनी प्रासंगिकता जो है उसकी समाप्त हो रही थी, उन्होंने उस लेफ्ट को एज सच अपने ऊपर अडेप्ट कर लिया। तो वो ज्यादातर हमले बोलने लगे, सीधे तौर पर भाषाई तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए किसी औपचारिकता, किसी सम्मान, किसी तरह का जो एक पद के गरिमा के लिए है, वो भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उनको ये लग रहा है कि शायद इस तरह से उनकी जनता उनको एक बहादुर वीर नेता मान लेगी जो प्रधानमंत्री मोदी से नहीं डरता है। लेकिन एक चीज थोड़ा सा मुझे लगता है कि फिर गड़बड़ की स्थिति है, क्योंकि इस तीसरे में फिर ये रणनीतिक तौर पर विफल होते हुए इसलिए दिख रहे हैं, अगर हम आगे की तरफ देखेंगे, क्योंकि अब बीजेपी पूरी तरह सिर्फ मोदी पर आश्रित नहीं रह गई और प्रधानमंत्री मोदी भी आप देखेंगे धीरे धीरे लीडरशिप को स्पेस दे रहे हैं, जो इससे पहले वो अपने दम पर कर रहे थे। हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, अलग अलग राज्यों में उन्होंने अपने दौरे भी, इसीलिए उन्होंने एक आने वाली पीढ़ी की तैयारी शुरू कर दी। मुझे लगता है कांग्रेस ये भाप पाने में मुझे लगता है नाकामयाब हो रही है, क्योंकि मोदी अब अकेले वोट लेने वाले लीडर नहीं है। बीजेपी में अब ऐसे लीडर्स, दो मुख्यमंत्री बीजेपी के पास ऐसे आ चुके हैं जो अपने आप भी वोट खींच के लाकर प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस समय ये फैसला किया, और खासतौर से मुझे लगता है कि ये जो पाकिस्तान को जिस तरह सबक सिखाया गया है, वो कांग्रेस को और मानसिक विभ्रम की स्थिति में कर रहा है, क्योंकि अब वो पुलवामा से आगे की स्थिति हो गई। क्योंकि अगर आप पुलवामा जैसा ही हमला करते तो भी वो उसको प्रधानमंत्री मोदी का नया स्टैंड नहीं कहा जाता। इस बार तो आपने सीधे तौर पर, आज भी आपने देखा जिस तरह का बयान वहां दिया गया, सीधे तौर पर विक्रम मिश्री से ये कहलवाना, तो वो प्रधानमंत्री मोदी का स्टाइल है। और वो जो है साफ तौर पर जानते हैं कि उनका वोटर उनसे क्या चाहता है, उनका देश उनसे क्या चाहता है और उस देश को फायदा क्या है। मुझे लगता है कांग्रेस यहीं आकर उनसे बहुत पीछे रह जाती है, और यही कारण है कि उनके हमले ज्यादातर धारहीन हैं और या फिर बुमरैंग की तरह आते हैं। तो मुझे लगता है यही बड़ा कारण है। धीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, और दर्शकों से निवेदन के जो उनका चैनल है धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल, उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें और उनको सपोर्ट करें। धीरेन जी बहुत धन्यवाद। अभी वीरेन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। धीरेन जी प्रणाम वालेकुम जी। वीरेन जी, देखिए धीरेन जी की बात पे मैं एक बात जोड़ दूं। आप प्राइम मिनिस्टर को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कनाडा से लौटते समय आप वॉशिंगटन रुकिए। प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी ने मना कर दिया, और मोदी जी एक बहुत ही गंभीर स्टेट्समैन के तरीके से वो बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल दिन भर अनाप शनाप बोला ही करता है, जो अमेरिका में भी लोग पसंद नहीं करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर की एक शैली और है, वो कभी भी इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करते हैं कोई कि किसी ने क्या बोला। वो स्थितियों को ठंडा होने का और मामले को स्पष्ट होने का, मैच्योर होने की प्रतीक्षा करते हैं। उसके बाद वो अपनी विशिष्ट शैली में अपने एक्शन से जवाब देते हैं, वो बोल के जवाब नहीं देते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से स्नप किया है डोनाल्ड ट्रंप को कि मैं अमेरिका नहीं आ सकता क्योंकि मेरा पहले से कार्यक्रम तय है, मुझे क्रोएशिया की राजधानी जागरेब जाना है, और वो जागरेब चले गए।
और अब जब बात होगी, भविष्य में बात होगी। और आज जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है वो ट्रंप की पहल पे हुआ है, भारत की पहल पे नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस को तो केवल मोदी को, भारत को नीचा दिखाना है, इसलिए जितना संभव हो सके झूठ बोलो, विधवा विलाप करो, लेकिन बोलते रहो। नरेंद्र मोदी को, भारत को नीचा दिखाओ, चाहे भारत का नुकसान हो जाए, चाहे भारत की बदनामी हो जाए। नरेंद्र मोदी के मुंह पे कालिक पोतने का कोई प्रयास मत छोड़ो। कांग्रेस की एकमात्र नीति ये है। मोदी जी ने तो ये बताया है ना अमेरिका को भी और कांग्रेसियों को भी कि हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है, क्योंकि Yes. अमेरिका का कोई राष्ट्रपति अचानक उनको फोन कॉल करे और कहे कि आप जरा वाशिंगटन होते हुए निकल जाओ, तो हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है ये तो मोदी जी ने बताया है कि हेड ऑफ द स्टेट जब किसी देश की विजिट करता है तो वो बहुत तैयारी के साथ विजिट करता है, पूरी प्लानिंग के साथ विजिट करता है, किसी के बुलावे पर नहीं आता है। दूसरी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ फिर या तो बहुत बड़ी चालबाजी कर रहे थे या मैं कहूंगा कि बेवकूफ़ी कर रहे थे। एक तरफ तो आपने आसिम मुनीर को बुला रखा है और दूसरी तरफ आप मोदी जी को कह रहे थे कि वॉशिंगटन होते हुए निकल जाइए। इसका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कितना बवंडर खड़ा करते ये लोग इसके बाद, इसका अंदाजा शायद डोनाल्ड ट्रंप को नहीं है। ये जयराम रमेश की जो बुद्धि को देख करके मैं बड़ा हैरान हूं। इस व्यक्ति ने बहुत किताबें लिखी हैं, पढ़ा लिखा आदमी है, मेरे पास किताबें हैं इसकी, 3 किताबें हैं, मैंने पढ़ी हैं इसकी। ये इतनी हल्की बात कर रहा था आज कि डोनाल्ड ट्रंप ने 14 बार कहा है कि मैंने सीज फायर कराया। अरे डोनाल्ड ट्रंप ने अगर ये 14 बार कहा है तो ये स्वयं इस बात को इतना हल्का बनाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ही इससे मजाक बनता है। इससे नरेंद्र मोदी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है 14 बार उन्होंने कहा, 15 बार कहा, ठीक बात कही, 15 बार कहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर इंडिया पाकिस्तान में तो करवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप जो है लॉस एंजल्स में और कैलिफोर्निया में, शिकागो में, टेक्सास में, न्यूयॉर्क में जो इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल रहे हैं, जो पूरे पूरे अमेरिका में आग लगा रहे, उनको नहीं संभाल पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 20 को शपथ ली थी, कहा था मैं 24 घंटे में रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवा दूंगा, मैं गाजा में इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष रुकवा दूंगा। वो दोनों तो रुके नहीं। यहाँ 6-7 मई को इंडिया पाकिस्तान शुरू हो गया। इंडिया पाकिस्तान खत्म नहीं हुआ कि 1 महीने में इजराइल ईरान शुरू हो गया। क्या है आपकी स्टेट्समैनशिप, क्या है आपकी डिप्लोमेसी, क्या है आपकी इंटरनेशनल पावर, क्या है आपकी ताकत और कोर्सिव डिप्लोमेसी या आप सुपर पावर हैं, इसका मतलब कोई सुनता नहीं आपकी। अगर 14 बार आप कह रहे हैं, उसके बाद आप पीएम से बात कर रहे हैं, पीएम को कॉल कर रहे हैं, उसके बाद आप पीएम से कह रहे हैं कि अमेरिका वॉशिंगटन होते हुए निकल जाइए, ये सब दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप कितना हल्का व्यक्ति है। उसकी एक अमेरिकन प्रेसिडेंट के नाते जो उसकी पर्सनैलिटी में जो डेप्थ होनी चाहिए, जो गहराई होनी चाहिए, जो बात की जो विश्वसनीयता और जो बात में जो वजन होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं है। और वो केवल अहंकार से भरा हुआ है। और मोदी जी ने बता दिया कि आप हमारे बॉस नहीं हैं कि आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की इस बेवकूफी को जयराम रमेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ हथियार के रूप में प्रयोग कर रहा है। अरे एक मूर्ख दूसरे मूर्ख की मूर्खता का प्रयोग कर रहा है, ऐसा तो उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता। नरेंद्र मोदी और एक बात बहुत साफ है जो कांग्रेस की परेशानी बढ़ा रही है कि मई 9 को भारत इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आ गया है, भारत प्रस्थान बिंदु पे आ गया है। दुनिया ने मान लिया है कि भारत अपने दम पर कोई भी युद्ध लड़ सकता है। उसको अमेरिका की, उसको रूस की, उसको चीन की, इजराइल की किसी की जरूरत नहीं है। और डीआरडीओ ने साफ कहा है कि हमें जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमने रशिया से लिया था S-400, हम S-500 और हम रशिया से नहीं लेने जा रहे हैं। जो हमने अपना सिस्टम बनाया है कुछ, वो रशिया के तुलना में बहुत ज्यादा मारक है और ज्यादा प्रभावशाली है, ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा पावरफुल है और बहुत सस्ता है। और जिस तरीके से आज दुनिया के देशों की लाइन लगी हुई है भारत में
DRDO में और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड में, भारत अर्थ और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में कि भैया हमको आकाश चाहिए, हमको आकाश तीर चाहिए, हमको रुद्राक्ष चाहिए और हमको लेजर बीम वाला एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम चाहिए। जो चीजें अमेरिका, जैसा मैंने भी कहा कि $4,000-2,000 के ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिका $10 लाख की मिसाइल का इस्तेमाल करता है, भारत जो है 500-800 रुपए की गोली का इस्तेमाल करता है। तो ये सब जो और जितना इफेक्टिव ड्रोन वॉरफेयर सिस्टम इंडिया ने डेवलप किया है, अब तो वो इजराइल भी इंडिया से मांग रहा है। तो जो दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय आर्म्स के बाजार में जो भारतीय कंपनियों की, भारत की टेक्नोलॉजी की, भारत की साइंस और भारत की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो धाक स्थापित हुई है, उससे लोग परेशान हैं। वो आने वाले 6 महीनों में सामने आएगा। और एक सबसे बड़ी बात यह है, जितना पाकिस्तान का बजट है उतना भारत ने एक झटके में बढ़ा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अराउंड $9 बिलियन, पाकिस्तान का बजट ही $8 बिलियन था। तो भारत की आज ये ताकत है कि जितना आपका साल का बजट है वो हम उतना बढ़ाते हैं अनुपूरक में। यानी ऑलरेडी हमारा बजट जो है वो $85 बिलियन है और 26-27 में ये $100 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। तो इंडिया एक भारत अब दुनिया में मिलिट्री पावर के रूप में, इसका मतलब ये नहीं कि हम दुनिया के पुलिसमैन बन जाएंगे, हम दुनिया के थानेदार बन जाएंगे लाइक अमेरिका। हम अपनी रक्षा स्वयं करने में सक्षम हैं। उसके लिए जितने अस्त्र और शस्त्र के लिए जो विज्ञान, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उसको विकसित करने में हमारे वैज्ञानिक सक्षम हैं। ये संदेश ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे विश्व को दे दिया। और जब हम कहते हैं कि हम सुपर पावर हैं, तो लोग इसको अमेरिका से जोड़ते हैं। अमेरिका सुपर पावर जो है वो दुनिया को के ऊपर हमला करने के लिए, दुनिया को लूटने के लिए, दुनिया में हत्या करने के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने पूरे दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे हैं। हमें किसी पे हमला नहीं करना, हमें किसी को लूटना नहीं है, हमें किसी को अपना दास गुलाम नहीं बनाना है। हमें केवल अपनी रक्षा करनी है और अपनी विदेश नीति हम अपनी शर्तों पे चलाएंगे। हम नेटो की और यूरोपियन यूनियन की और अमेरिका की दादागिरी और उनकी धौंस को बर्दाश्त नहीं करने वाले। ये पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी ने हर संभव मौके पर दुनिया को दिखाया है। और यही वजह है कि आज आप सैयद मुनीर ऐसे थर्ड रेट आदमी को डोनाल्ड ट्रंप अपने व्हाइट हाउस में लंच पे बुला रहे हैं। बिल्कुल, इससे भारत का क्या लेना देना है, इससे हमारा क्या लेना देना? इसको बुला रहा है भाई। इससे अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की छवि प्रभावित होगी, भारत की थोड़ा होगी। कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट एक थर्ड रेट देश जो आपके टुकड़ों को पलता है, आप उसकी आर्मी चीफ को, जो कि फर्जी उसको नाम दिया गया फील्ड मार्शल, लोग कह रहे हैं फील्ड मार्शल है, आप उसको ये दर्जा दे रहे हैं। ये आपके लिए लानत की बात है। भारत का प्राइम मिनिस्टर कभी भी नहीं मिलेगा किसी देश के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है जी, ये शहबाज शरीफ के लिए शर्म की बात है कि उनको नहीं बुला करके उनके आर्मी चीफ को वहां बुला रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति। और जयराम रमेश में कूद रहा खुशियों में कि मोदी का अपमान हो गया। इतना बड़ा इडियट है ये आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, आप जुड़े और महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार।